दिशा इस्मत रेजी और कत्ल के चारों मुलजमीन को इनकाउंटर में हलाक किया गया है। इनकाउंटर को लेकर समाज में मिलाजुला रद्दमल देखा जा रहा है। इस्मत रेजी का शिकार खातून डॉक्टर के अफराद खानदान और दीगर ने इनकाउंटर का खैर मकदम किया है। वहीं समाज का एक तबका इनकाउंटर की मुखालफत कर रहा है। मुलजमीन के अहल खाना ने भी इनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। पुलिस के मुताबिक दिशा के कातिलों को जब शादनगर के चटानपल्ली, जहां पर खातून डॉक्टर को जलाया गया था, वहां ले जाकर तहकीकात अंजाम दे रहे थे। इस दौरान मुलजमीन ने पुलिस के पास मौजूद हथियारों को छीनकर उन पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मुलजमीन पर फायरिंग की, जिसमें चारों मुलजमीन हलाक हो गए हैं। ये पुलिस की तरफ से बताई गई पूरी कहानी है। तो फिलवक्त ये मामला तेलंगाना हाई कोर्ट और मुल्क की आला अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इसके अलावा कौमी इंसानी हुकूक कमीशन की खुसूसी टीम महबूब नगर पहुंचकर अस्पताल में 4 मुलजमीन की लाशों का मुआयना किया। अब ये टीम जिस मकाम पर इनकाउंटर हुआ है वहां का भी दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लेगी। तो इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, जिसमें साबिक डीजीपी उड़ीसा संजीव मारिक, समाजी कारकुन गुलाम रब्बानी, टीआरएस लीडर इफ्तिखार अहमद एडवोकेट, एसक्यू मसूद कारकुन इंसानी हुकूक, ये 4 मेहमान हमारे साथ होंगे। मसला यही है कि इनकाउंटर हुआ, मिला जुला जिस तरह से रद्दमल आवाम का आया है, वह आवाम जो इस तरह के मामलात में देर से जो है नतीजे आते हैं, कामयाबी मिलती है या एक फैसला होता है, उसकी वजह से अवाम में एक तरह का गुस्सा देखने को मिल रहा था। लेकिन कुछ ही दिनों में जिस तरह से ये इनकाउंटर हुआ, अवाम को लगा कि इंसाफ हुआ है। यानी वो लोग जो मुतासिर हैं, वो लोग जो इस तरह के मामलात को रोज देखकर दुखी होते हैं, उनका गुस्सा कुछ हद तक कम हुआ है इस इनकाउंटर के बाद। अवाम की तरफ से सिर्फ यही कहना था कि फैसला ऐसा ही होना चाहिए, जल्द मुतासिरीन को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन क्या ये दस्तूरी तकाज़ों के साथ हुआ है? क्या पुलिस के जो इख्तियारात हैं वो सही ढंग से इस्तेमाल किए गए हैं? ऐसे कई सवाल कानूनी जानकार पुलिस के इस इनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अवाम का एक बड़ा तबका इस इनकाउंटर को राहत के तौर पर बता रहा है मुतासिरीन और उसके अहल खाना के लिए कि फैसले ऐसे ही होने चाहिए। जल्द फैसला नहीं होता है तो तकलीफ और हो जाती है मुतासिरीन के अहल खाना के लिए। और हमारे साथ फिलहाल 2 मेहमान जुड़ चुके हैं, समाजी कारकुन गुलाम रब्बानी साहब और टीआरएस लीडर इफ्तिखार अहमद एडवोकेट। आप दोनों का खैर मकदम है आज के इस खास पेशकश में। इफ्तिखार साहब, जिस तरह से पुलिस ने ये इनकाउंटर किया है, दस्तूरी तकाज़ों के बगैर हुआ है, कैसे इसे इंसाफ माना जाए? क्या ये वाकई इंसाफ हुआ है दिशा के साथ? सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि जब जी मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि ये जो वाक़या हुआ गुज़िश्ता 10-12 दिन पहले, और इस वाक़े के फ़ौरन बाद जो है 24 घंटे के अंदर जो है मुलज़िमीन को पकड़ा गया और जो है उनको जो है रिमांड पर भेजा गया था जी। इसके बाद जो है हुकूमत तेलंगाना ने जो एक फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट भी क़ायम किया महबूब नगर में, और फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर जो है चार्जशीट पेश करना था पुलिस को, और इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर जी पुलिस ने जो है इन मुलजिमीन को फिर से पुलिस की तहवील में लिया, और जहां पर ये वारदात हुई उस वारदात के मौके के ऊपर इन लोगों को लेके गए और वहां पे सीन को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते थे कि वो किस तरह से इन्होंने उस वारदात को अंजाम दिया जी। तो ऐसे मौके पर जो है ये जो मुलजिमीन है वो भागने की कोशिश किए, तो जो है पुलिस ने ये पुलिस ने पूरी कहानी बता दी है कि क्या कुछ हुआ है। तो इनकाउंटर का मतलब ये है कि जो है जब आपसी मुठभेड़ होती है पुलिस की, और नहीं, ये कहानी तो पुलिस ने सारी बता दी है, मुठभेड़ होती है, सब कुछ हुआ है, लेकिन जो कुछ हुआ है वो सारा का सारा एक तरह से मशकूक जो है दिख रहा है। ये कानून के जानकारों का कहना है। क्या ये सजा सही है? नहीं, क्या ये फैसला सही है कि जब भी कोई पुलिस ने जो स्टेप लिया है
क्या यही होना चाहिए था? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जो इनकाउंटर हुआ है वो फेक था या रियल था, इस पर मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि ये मामला अभी सबजुडिस हो चुका है। हाई कोर्ट ने इसका नोट लिया है और एनएचआरसी की टीम आज हैदराबाद पहुंची है इस मामले की तहकीकात करने के लिए, और जब इसकी रिपोर्ट आएगी तो पता चल जाएगा कि ये मामला फेक इनकाउंटर का था या फिर हकीकत में इस तरीके का इनकाउंटर था। मैं इस तरीके के जब हाई प्रोफाइल केसेस जब आते हैं जी, तो मुझे एक स्टेटमेंट याद आता है। साबिका डीजीपी थे आंध्र प्रदेश के, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के, उनका मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा। उन्होंने एक पब्लिकली स्टेटमेंट दिया था कि इस तरीके के हाई प्रोफाइल केसेस जब होते हैं, जब आवाम के सेंटीमेंट्स जुड़ जाते हैं और आवाम का प्रेशर आता है हुकूमत पर और पुलिस पर जी, तो ना चाहते हुए भी किसी को अरेस्ट करके इस केस में जो ना प्रोड्यूस करना पड़ता है हमें। और उन्होंने ये कहा था कि हम इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, पर क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए हमको इस तरीके की चीजें करनी पड़ती है जी। अब अगर उनके स्टेटमेंट को हम लेकर आगे चलें तो या तो जिन लोगों की हलाकत हुई है या तो वो लोग बेकसूर थे। अगर वो बेकसूर थे तो वो मामला वहीं पे खत्म हो चुका है, उनके साथ इंसाफ होगा नहीं होगा वो पता नहीं जी। अगर वो लोग कसूरवार थे और उनका एनकाउंटर हुआ है तो इसमें भी दो तरीके की चीजें हैं हमको देखने की जरूरत है। एक ये है कि हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही सिस्टमेटिक है जी, और जुडिशरी को जो है ना जरूरत पड़ती है स्ट्रांग एविडेंसेस की, उनको अपने फैसले सुनाने के लिए। और आमतौर पर इस तरीके के रेप के केसेस हो या दूसरे हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं जिसमें मुतासरीन को इंसाफ नहीं मिलता कई सालों तक, उसमें जो होता है वो फेलियर होता है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का और प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज का, जिसकी इन्वेस्टिगेशन में जो लैप्सेस होते हैं उसकी वजह से केस को प्रूव नहीं किया जाता है। चार्जशीट जो है ना टाइम पे फाइल नहीं की जाती है, जिसकी वजह से बहुत लंबे चलते हैं जी। अब अगर इस पर्टिकुलर केस की हम लोग बात करें तो यहां पर लोगों के जो सेंटीमेंट्स थे, ये मामला नेशनल लेवल का बन चुका था, इसमें पॉलिटिकल प्रेशर तो था ही था, अवाम का प्रेशर था जी। इसमें अरेस्टिंग हुई, इनकाउंटर हुआ है। अब अगर इनकाउंटर अगर फेक हुआ है तो वो पता चल जाएगा हमको, लेकिन बिल्कुल तहकीकात में ये चीज सामने आ जाएगी चूंकि शायद पुलिस एनएचआरसी ने भी ले लिया है और बड़ी अदालत तक ये मामला पहुंच चुका है। साबिक डीजीपी उड़ीसा संजय मारिक साहब, आपका भी खैर मकदम है, स्वागत है सर। आप इतने बड़े ओहदे पर रहे हैं, क्या जनता के दबाव के तहत या इस तरह के मामले जो मुल्क में चल रहे हैं इसमें किसे कसूरवार खड़ा किया जाए? क्या दबाव के तहत पुलिस इस तरह की चीज के लिए मजबूर हो जाती है कि इस तरह के इनकाउंटर किए जाएं, जैसा कि मसूद ने भी कहा है? ये जो इनकाउंटर कहते हैं कि दबाव में जी, ये आपको पहले ही इस चीज को मानकर चलना होगा कि अगर ये फेक इनकाउंटर तभी हम लोग बोलेंगे दबाव का। देखिए इसका दो पहलू हम बोलना चाहते हैं। पहला तो है कि ये इनकाउंटर है नहीं, ये अलग सवाल है। पहला है कि एक जो सरासरी जो बात है वो डीसीपी ने बोला है कि ये भागने का कोशिश किए और क्योंकि वो गिरफ्तार जो हुए थे और जिस पर रेप जैसा संगीन अपराध का आरोप था वो भाग, उसके साथ कत्ल भी करने का आरोप था, तो इसके बावजूद वो भागने की कोशिश किया तो उसको उन लोगों ने विधिवत उस पर उनको बोला कि तुम भागो मत, और 500 मीटर तक खदने के बाद जब नहीं रुका तो उसको मार दिए। ये उनकी कहानी है, लेकिन इस पर हम डीजीपी हम 35 साल पुलिस में रहे हैं, इस पर तीन चार जो ऐसे सवाल उठते हैं जो कि विश्वसनीय नहीं है, जो कि अस्वाभाविक लगता है। पहला ये कि ये लोग गए थे तदारक करने के लिए, क्या घटना स्थल का तदारक करने के लिए जी। अच्छा, उसमें क्या होता है कि वो हर चीज को देखेंगे, कहाँ पर ये वायलेंस हुआ था, कहाँ पर मारपीट हुई थी, कहाँ पर रेप किया गया, तो उस पर होगा कि वो जो घास है, जो झाड़ी है, वो डिस्टर्ब रहता है, जगह वहां पर जमीन डिस्टर्ब रहता है जी। तो उस चीज को देखने के लिए 3 बजे रात को क्या दिखेगा आपको? एक बहुत माना ये एक आम आदमी ये चीजें, ये सवाल, ये बेसिक जो सवाल है सोशल मीडिया पर आमतौर पर लोग यही सवाल कर रहे हैं कि पुलिस को इतनी सुबह इस तरह की इन्वेस्टिगेशन की जरूरत क्यों पड़ गई? 4 लेकर गए, कहा जा रहा है कि 10 पुलिस वाले साथ थे, लेकिन दीगर मीडिया रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि बड़ी तादाद पुलिस की थी। तो क्या 10 पुलिस के लोग, 10 पुलिसमैन जो है 4 मुलजिमीन को काबू नहीं कर पाते हैं? यह भी एक सवाल है। और
जब इस तरह के मुलजिमीन को आप ले जाते हैं तो उन्हें हथकड़ियां होती हैं, उन्हें बांध कर ले जाया जाता है। तो ऐसे खुले में किस तरह से उन्हें छोड़ दिया गया और इतनी सुबह वो उन्हें पत्थर मिल जाते हैं, जो है वहां पर कुछ लकड़ी या इस तरह की चीजें मिल जाती हैं और पुलिस के पास हथियार है। क्या पुलिस अपना हथियार छीनने तक इंतजार करती है इस तरह के मामले में? नहीं, ये देखिए, पहले तो ये भी एक पहला ये था, दूसरा पॉइंट हम आप तो बोल ही दिए जी। दूसरा अस्वाभाविक बात है कि इतना संगीन अपराध के जो मुजरिम हैं, हाँ, उन पर आरोप इतना संगीन लगा है, उसको लेकर हथकड़ी लगाना माना अनिवार्य है, उसको वो जरूरत है, उसमें आपके पास ऑप्शन भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं बोला है कि आप हथकड़ी मत लगाइए। सुप्रीम कोर्ट ने कि परिस्थिति देखकर हथकड़ी लगाना हर समय जरूरी नहीं है, लेकिन परिस्थिति देखकर आप हथकड़ी का प्रयोग करिए, रस्सी का प्रयोग करिए, बांधिए अगर जरूरत पड़े। ये नहीं है कि आप एकदम रस्सी मत बांधिए। और जो जिस पर भी इतना संगीन अपराध का आरोप है, रेप के बाद मर्डर कर देना, एक बहुत माना क्या कहते हैं, माने कत्ल बहुत ये ढंग से किया है, क्रूर ढंग से किया गया है, उसको अगर आप बिना हथकड़ी के ले गए तो ये बहुत बड़ा पुलिस का नेग्लिजेंस है। ये बहुत बड़ा पुलिस का ड्यूटी के क्रम में ये माने नेग्लिजेंस आता है, नेग्लिजेंस ड्यूटी पर आएगा। और तीसरा देखिए, वो भाग रहा है उस अंधेरा में। हम लोग पुलिस वाला फायरिंग करते हैं, हम लोग भी किए हैं कितना। अब ये बोलिए कहा कि हम भी नक्सल ऑपरेशन में रहे हैं, हम लोग रात रात को घेर के रहते थे नक्सल वाले को, और वो लोग सुबह होने तक हम लोग इंतजार करते थे, तब जाके क्लोजअप करते थे हम लोग, क्योंकि रात को कुछ दिखेगा नहीं, भाग जाएगा। किसी को अगर हम लोग चैलेंज करेंगे, वो गोली मारेगा तो हम भी नहीं मार सकते। बिल्कुल। तो नहीं, अपराधी है, उसके पास हथियार है तो बात समझ आती है। अच्छा, लेकिन ये देख रहे हैं वो, हाँ, ये ड्राइवर है, क्लीनर है, और जो है प्रोफेशनल जो है की तरह से क्रिमिनल्स नहीं है, ये भी चीजें सामने आई है। इफ्तिखार साहब, बातचीत हो रही थी, सरकार ने सब कुछ ठीक किया था, सरकार की तरफ से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बहुत खुसूसी निगाह जो है सरकार की थी, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हो गई थी, और ये कहें कि केटीआर साहब ने तो ये तक कहा था कि मैं इस पर खुसूसी नजर रखूंगा, और ये भी कहा गया था कि अब इस मामले के बाद पुलिस स्टेशन में यह ना देखा जाए कि कौन किस एरिया में किस तरह की चीजें हो रही है, पहले एफआईआर ले ली जाए। लेकिन एक सवाल यह भी है, पुलिस की पहली जो नाकामी रही कि उसने उसके माँ बाप, उसकी बाप और उसके बहन को जिस तरह से टाला है, एफआईआर नहीं ली, कुछ ऐसी कई बातें की गई उनके साथ, ये पहली नाकामी थी पुलिस की। पुलिस सिस्टम में कहीं ना कहीं सुधार की जरूरत है। अब जाकर इस पूरी चीज की क्या लीपापोती हो गई है पुलिस के नाकामियों की, इस इनकाउंटर के बाद यह समझा जाए? इफ्तिखार साहब। मैं ये समझता हूं कि ये जो शुरुआत में जैसा कि आपने कहा कि जब कंप्लेंट लेने में तसाइली हुई थी, तो उसके बाद जो है खुद जो है हुकूमत ने वहां पर 4 पुलिस अहदेदारों को मुअत्तल भी किया, जो लोग भी खाती पाए गए उस सिलसिले में जी। उसके फौरी बाद आप देखिए कि विदिन 24 आवर्स किसी भी केस को जो इतना जल्द हल नहीं किया गया हिंदुस्तान में। ये सिर्फ तेलंगाना रियासत है जहां पर 24 घंटे के अंदर अंदर जो अक्यूज थे उनको न सिर्फ गिरफ्तार किया गया, बल्कि तमाम सबूतों के साथ जिस गाड़ी में, जिस लारी के अंदर उस लड़की की लाश को ले जाया गया और वहां पर जलाया गया, ये तमाम चीजों को जो एविडेंसेस को उन्होंने कलेक्ट किया। सरकार ने पूरी तरीके से पूरी मेहनत की, प्रेशर रखा इस पूरे मामले पर। पुलिस ने भी यहां पर फौरी एक्शन लिया इस मामले के बाद। एफआईआर पहली बार तो ली नहीं, पुलिस स्टेशन में जिस तरह से बहन और उनके वालिद को टहलाया गया है, अगर इसी पर सीरियस एक्शन ले ली थी पुलिस तो दिशा बच जाती, पहली बात। दूसरी बात, जब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो इसमें कोई शक नहीं पुलिस ने बहुत तेजी से सारी कार्रवाई की। फिर क्या जरूरत थी कि अचानक इतनी सुबह ले जाया जाए, जैसा कि संजीव मारिक साहब भी सवाल उठा रहे हैं कि मशकूक है मामला। पुलिस की ये कार्रवाई क्या किसी न किसी तरह के, तेलंगाना में इतना बड़ा पहला वाकया हुआ, क्या अवामी दबाव, नेशनल, जैसा कि मसूद भी कह रहे हैं कि एक नेशनल लेवल पर यह मामला चला गया था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दबाव के तहत, ये प्रेशर के तहत पुलिस ने काम किया ताकि तेलंगाना का नाम खराब ना हो? इफ्तिखार साहब। बात ऐसी नहीं है, क्योंकि
वहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ऑलरेडी महबूबनगर में कायम किया गया था जी। और फास्ट ट्रैक कोर्ट कायम करने के बाद पुलिस का ये काम था कि वहाँ पर चार्जशीट फाइल करे। चार्जशीट करने के लिए ज़रूरी है कि वो जो है सीन रिक्रिएशन करे और जो है मुलजिमीन को बताना पड़ता है कि किस तरह उन्होंने वहाँ पर उस वाक़े को अंजाम दिया। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर उन मुलजिमीन को उस जाए वारदात पर ले जाया गया था जी। और वहाँ पर जो वाक़या हुआ वहाँ पर जो है वो लोग भागने की कोशिश की, आम वेपन को भी जो है छीन के फायरिंग करने की कोशिश की है। तो फिर पुलिस ने जो है उनके ऊपर फायर किया, उसके अंदर उनकी हलाकतें हुई। तो अभी जैसा कि मेरे साथी ने कहा कि अभी जो है उसकी इंक्वायरी चल रही है और शादनगर पुलिस स्टेशन के अंदर जो है ये ऑलरेडी जो एनकाउंटर हुआ उसका भी केस दर्ज हुआ है जी। क्योंकि ऐसा नहीं होता, जब भी एनकाउंटर होता है तो उसका भी जो है एक जो है एफआईआर वहां पर दर्ज इनकाउंटर करने वाले पुलिस अफसरों पर भी एफआईआर जो है दर्ज हुई है। बिल्कुल बहुत सख्ती से पूरा मामला लिया जा रहा है क्योंकि पूरे मुल्क की निगाहें इस पूरे मामले पर लगी है। मसूद साहब, जिस तरह से आपने कहा कि मामला अब अदालत में पहुंच चुका है, लेकिन इस तरह के मामलात में जिस तरह की कहानियां, जिस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, कहीं ना कहीं बदलाव होने की जरूरत है। तो जुडिशल सिस्टम को अब लोग कह रहे हैं कि इसमें इंसाफ ताखिर से होता है, जिसकी वजह से अब आवाम का गुस्सा इस तरह की शक्ल में सामने आ रहा है। पुलिस के इस इनकाउंटर को जायज ठहराने की असल वजह यही है। तो तब्दीली कहां जरूरी है मसूद साहब? जी, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा जी। गुजरात स्टेट में एक सिमिलर केस हुआ था रेप का और मर्डर का 2005-6 के आसपास में, और सेशन कोर्ट ने मुलजिम को जो है ना सज़ा दी थी, सज़ाए मौत, और मुलजिम ने उसके खिलाफ अपील फाइल की थी गुजरात हाई कोर्ट में, और गुजरात हाई कोर्ट ने उसको बरी कर दिया था उस मामले से। गुजरात हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में उसके हाई कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 2008 में। वो जो मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्ती के साथ कई चीज़ों को रेस किया था जी। और उस टाइम पे 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम स्टेट के होम सेक्रेटरीज को जो ना गाइडलाइंस इशू किए थे जी कि इन चीजों को में रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा था कि प्रोसिक्यूटिंग और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो हैं ये लोग बार बार फेल होते रहे हैं केसेस को जो ना प्रूव करने में, जिसकी वजह से शायद एक इनोसेंट इंसान को सजा मिल गई हो, शायद कई जो लोग उसमें मुलविस थे वो लोग जो ना बाहर घूम रहे हो जी। तो उन लोगों ने बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव जो ना गाइडलाइंस हर स्टेट को दिए थे जी। और इत्तेफाक से इन द मंथ ऑफ अगस्त, इसी साल अगस्त में मैंने एक आरटीआई फाइल किया था हुकूमत हिंद के पास, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, और होम सेक्रेटरी तेलंगाना हुकूमत में। उसमें मैंने पूछा था कि उसमें जो गाइडलाइंस थे उसमें यह था कि स्टेट लेवल कमेटी बने हायर ऑफिसर्स की, जो हर एक्वेटल के बाद उस केस का जायजा लेंगे कहां पे लैप्सेस थे इस केस में, और अगर कोई ऑफिसर की लापरवाही से अगर कोई एक्वेटल होता है, सजा नहीं होती है, और इन्वेस्टिगेशन में कोई लापरवाही होती है, तो उस ऑफिसर के खिलाफ जो है ना डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाएगा और उसको टेम्पररी हटाया भी जाएगा अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान। इस तरीके के कई गाइडलाइंस थे, बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव थे जी। और मैंने जब आरटीआई फाइल करके पूछा कि इसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया है, अगस्त से दिसंबर आ चुका है, मुझे एक इंफॉर्मेशन कहीं से नहीं मिली जी। वो मेरा जो लेटर था उसको जो ना डायरेक्ट अदालत की तरफ से, कानून की तरफ से ये सारी चीजें तय कर दी गई हैं। कहीं ना कहीं तैयारी नहीं है जो है रियासतों की, जो पुलिस का जो सिस्टम है, कानून का जो सिस्टम है, वहीं कमियां हैं। तो अब इसको दूर कैसे किया जाए? संजू मारिक जी, जिस तरह से एसक्यू मसूद बता रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने आरटीआई फाइल की है, कमी कहां नजर आती है पुलिस के सिस्टम में? कानून तो अपना सख्त है, कानून के लिहाज से अगर आप बात करें तो सारी गाइडलाइंस बनी हुई है कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है। अगर इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज कर इस तरह के जो है फैसले कर दिए जाएं, इस तरह के इनकाउंटर कर दिए जाएं, तो सरकार भी घेरे में आएगी और पुलिस का सिस्टम भी घेरे में आएगा। बदलाव की ज़रूरत कहाँ लगती है? पुलिस की क्या अपनी कुछ मजबूरियां हैं इस तरह की कानून को लेकर? संजू मारिक जी। नहीं, पुलिस के पास कोई पुलिस के पास कोई मजबूरी नहीं है, और पुलिस बहुत सब केस ऐसे हैं जिस पर कन्विक्शन हुई है। इसमें रेप विथ मर्डर केस में कितना कन्विक्शन हुआ है, हम तो उड़ीसा में जानते हैं कि 10 केस उड़ीसा में कन्विक्शन हुआ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट पिछले 5 साल में 10 केस जी। मैंने बच्चे का रेप विथ मर्डर और बड़ों के रेप पे सेशन कोर्ट में दिया गया है। बात ये नहीं है, बात ये कि आप सही में आप बोले कि जब ये बहुत बड़ा चिंता की बात है,
ये उसकी लोगों में कि एक इनकाउंटर हो गया और इसको लोग देखते कि रिवेंज अच्छा हुआ, जो किया उसको ठीक परिणाम मिला। ये सोचना एक बहुत सीरियस बात है कि समाज इस तरह भी सोचने लगी कि कानून व्यवस्था के बाद भी कुछ हो जाए वो भी उसको ठीक बोल रहे हैं। असल गलती देखिए, आपको बता दे, कुछ आंकड़ा आपको देते हैं कि आज से 15 साल से हमारे देश में 371 लोगों को मृत्यु दंड मिला है। 371 में सिर्फ 4 लोगों को ही वो मृत्यु दंड को अंतिम परिणाम तक लाया गया है। उसमें 3 टेररिस्ट हैं और 1 रेप विथ मर्डर है, 4 केस। और ये आंकड़ा कहता है कि औसत एक आदमी को जो रेप का केस जब उसका चार्जशीट होता है और उसके फाइनल निर्णय लेने तक का उसको लगता है 17 वर्ष। 17 वर्ष, आप 17 वर्ष कोई कम नहीं हुआ। और फाइनल जजमेंट होने के बाद, मतलब कहिएगा उसको डेथ सेंटेंस होने के बाद, कि ऑन डेथ रो आज के दिन में 371 लोग हैं, वेट कर रहे हैं। वो या तो हाईकोर्ट में अपील है या सुप्रीम कोर्ट में अपील है या मान्यवर हमारे महामहिम राष्ट्रपति के पास वो पेंडिंग है मर्सी के लिए। तो ये 371 में इतना दिन क्यों लगता है? आप देखिए, ये सरकार को भी हम दायी लेंगे और जुडिशरी सिस्टम, क्या कि जो रिव्यू आता है, आपका जो रेफरर आता है एक जजमेंट होने के बाद, जो डेथ सेंटेंस के बाद क्या आता है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, सिर्फ इतना आता है कि उसके जजमेंट को पढ़ना पड़ता है। और अगर हाई कोर्ट मान्यवर जज को लगे कि ये जजमेंट में बहुत तथ्य, कुछ उसको और क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो वो रिकॉर्ड कॉल फॉर कर सकती है। जजमेंट को पढ़कर, रिकॉर्ड को कॉल फॉर कर उसको निर्णय लेने में कितना दिन लगना चाहिए? आपका हाईकोर्ट निर्भया केस में हाईकोर्ट ने 7 महीना में कंप्लीट कर दिया, 7 महीना में। आपका 17 में, ये दिसंबर 2012 का केस है, सितंबर 2013 में उनको मृत्यु दंड मिल चुका था 9 महीना में, जांच पड़ताल सब ठीक हुई थी। 18 जून या जुलाई में हाईकोर्ट ने अभी रिजेक्ट कर दिया था। अब आई थी 14 को अब 14 से अभी 19, 5 साल हो गया। सुप्रीम कोर्ट अभी कुछ दिन पहले ही रिजेक्ट की है। आप इतनी छोटी रिव्यू करना है जजमेंट का, यदि हो तो आप डॉक्यूमेंट्स कॉल फॉर कर सकते हैं ट्रायल कोर्ट से, या मान ली किसी की विटनेस स्टेटमेंट हो या कोई चीज आपको लगे कि वो भी चीज देखें तभी फाइनल निर्णय ले सकते हैं, या कुछ चीज को क्लैरिफिकेशन स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो इतने लिए आपको औसत 10 साल क्यों लग रहा है, 11 साल क्यों लग रहा है? ये हमारा जुडिशियल सिस्टम को आज गोगोई, ये हमारे माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा बात बोला कि ये जस्टिस सिस्टम, न्याय व्यवस्था में अगर रिवेंज आ जाता है, मतलब बदला का भावना आता है, तो ये ठीक नहीं है। और हम लोग को भी बहुत सोचना होगा कि न्याय व्यवस्था में जो टाइम लग रहा है उस पर बहुत मैंने महत्व देना है। तो ये 6 महीना या 1 साल कम से कम वक्त में इस तरह के मामलों को हल किया जाना जरूरी है, वरना लोगों का जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं पहले से बिखरा हुआ है और टूट जाएगा। लोगों को ऐसा लगेगा कि इंसाफ होगा या नहीं होगा, यकीन नहीं करेंगे लोग। अब देखिए उन्नाव वाला मामला, कल वो लड़की जो है चल बसी इस दुनिया से, बेल होती है, फिर आकर उसको जलाया जाता है। मुलजिमों की इतनी हिम्मत बढ़ जाती है। इफ्तिखार साहब, आप वकील भी हैं, एडवोकेट हैं आप, जुडिशल सिस्टम में अब कई लोग कहते हैं कि जुडिशल सिस्टम इसके लिए कसूरवार है, जिम्मेदार है, तो कहीं ना कहीं जुडिशल सिस्टम की अपनी मजबूरियां, कुछ ना कुछ वहां पर कमियां हैं, यानी या उनको जो सहूलतें या जो चीज़ें उनकी डिमांड से वो पूरी नहीं होती। कहा जाता है कि जजों का अपॉइंटमेंट, अदालतों का क़याम, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का जो है जल्द से जल्द क़याम हो, इसके लिए कहीं ना कहीं कुछ सहूलतें होनी चाहिए जुडिशल सिस्टम को और मजबूत करने के लिए, जिसकी वजह से ये देरी हो रही है, ये ना हो। इफ्तिखार साहब। हाँ, ये बात तो सच है कि आजकल जो जुडिशरी सिस्टम है उसके अंदर केसेस जो है बहुत ही लॉन्ग पीरियड तक चलते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे पास एक तो अदालतों की कमी है, हाईकोर्ट अगर है भी तो उसके अंदर जजेस के बहुत सारे पोस्ट वैकेंट है, और जो है मरकज़ी हुकूमत उन जजेस का अपॉइंट नहीं करती। और इसी तरह आप देखेंगे जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है उसकी वजह यह है क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं और केसेस ज़्यादा हैं और जजेस कम हैं और जो है अदालतें कम हैं, और अगर अदालतें हैं भी तो फिर उसके अंदर जो है जजेस की तैनाती के अंदर जो है मुश्किल हो रही है। और जहाँ तक फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात आपने कही कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है जब भी कोई ऐसे बड़े
हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं या फिर जो है जिसकी चर्चा सारे नेशन के अंदर होती है, तो ऐसे केसेस के अंदर जो घिनौने केसेस होते हैं उसके अंदर हुकूमत जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो लिमिटेड उस केस के लिए मुतयन करती है और अपॉइंट करके जो है बहुत जल्द उसका फैसला होता है। मगर उसके बाद जो है जो कन्विक्टेड जो अक्यूज हैं उनके पास अपील का भी एक जो है मौका रहता है, वो हाई कोर्ट को अपील को जाते हैं, हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के बाद अभी जैसा कि आपने देखा कि उन्नाव का जो केस है 2013 में हुआ, तो उसके बाद 7 साल तकरीबन लग गए कि आज तक भी जो है उनकी सजा के ऊपर जो है अमलावरी नहीं हुई, जबकि सजाए मौत हो चुकी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये पार्लियामेंट के दायरे के अंदर है और जो है जो मरकजी हुकूमत है वो ऐसे कानून बनाए कि जब भी ऐसे कोई वाक़यात पेश आए, जब भी कोई ऐसा घिनौना वाक़या हमारे मुल्क के किसी भी कोने में हो, तो उसके लिए जो है हमेशा कंटिन्यूअस प्रोसेस के अंदर जो है स्पेशल कोर्ट्स होना चाहिए, जहां पर जो है विद इन टाइम फ्रेम के अंदर। और जो अपील का जहां तक मामला है तो इसके अंदर सीआरपीसी और आईपीसी के अंदर भी जो है बहुत सारे अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है और अपील जो है डायरेक्टली अगर सुप्रीम कोर्ट के दायरे में दी जाए और सुप्रीम कोर्ट को भी ये पाबंद किया जाए कि टाइम फ्रेम के अंदर जो है इसका फैसला हो, तो मैं समझता हूं कि जो मुतासिरीन है उनके साथ इंसाफ होगा और इंसाफ संजू मालिक साहब, जिस तरह से आपने कुछ तफसीलात भी बताई है, लेकिन पुलिस के जो सिस्टम है उस पर हमेशा सवाल उठता है। पुलिस को अपनी तरफ से किस तरह की जो है चीजें होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए, इस तरह की कानूनी मसाइल पेचीदगियां आती हैं, पुलिस पर कोई सवाल ना उठे, वो कानून के दायरे में रहकर काम करे और इस तरह के सवालों के घेरे से वो दूर रहे। क्या पुलिस की तैयारी होनी चाहिए इस तरह के मामलात में? मानिक साहब। पुलिस देखिए यहाँ पर तैयारी है, ये थाना पर जो अफसर लोग होते हैं उनको पता नहीं क्यों एक संवेदना जो होनी चाहिए लोगों के प्रति, एक वो चीज की कमी देखी गई है, वो कमी देखी गई है। मान ली इस केस में भी लीजिए आप, हैदराबाद वाला केस में वही हुआ। आपका जो उन्नाव केस में क्या हुआ, वो लड़की, वो उसके परिवार वाले, वो लोग बेल पर आ गए, उनको बार बार उनको वो लोग धमका रहे हैं, उनको चेतावनी दे रहे हैं, उनको बोल देंगे तुमको जान से मार देंगे। इन सब तमाम ये देने के बाद भी, माने उन लोगों को धमकाने के बाद भी पुलिस को बारंबार उन्होंने बोला है परिवार वाले ने, और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो इससे स्पष्ट दिखता है कि पुलिस जो गरीब, ये लोग बहुत गरीब लोग हैं, उनके घर देखिए बहुत गरीब हैं, पुलिस चाहे तो कंट्रोल कर सकती है हमारे समाज में, मुलजिमीन पर जो है कड़ी नजर रखते हुए वो जो मुतासरा है उसकी हिफाजत तो कर सकती है, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं इस तरह की चीजों को हल्के में लेती है, ऐसे वाकयात हो जाते हैं। संजू मालिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ इस डिबेट में शामिल हुए। एसके मसूद और इफ्तिखार साहब, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए, कि एक ही चीज़ है कि कानून में जो पेचीदगियां हैं वो दूर हों, कानून में जहां तब्दीलियों की ज़रूरत हो सकती है, आजकल कानून में काफ़ी तब्दीलियां लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरह से बात हो रही है जुडिशल सिस्टम में जो कमियां हैं वो दूर हो और बोझ जो है अदालतों पर केसेस का वो कम हो, और साथ ही पुलिस इब्तदाई तौर पर ही जिस तरह से दिशा के मामले में हुआ उस पर थोड़ी हरकत शुरू से ही कर देती तो शायद दिशा भी जिंदा होती, ये मामला इतना तूल नहीं पकड़ता। बहरहाल कानून सबके लिए है और इंसाफ की उम्मीद सबको होनी चाहिए, शॉर्टकट इनकाउंटर वाला केस ना हो आगे जाकर, हम भी यही उम्मीद करते हैं। तो आज के इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। आदाब।